नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सप्ताह के एक महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो की। हमने आपको बताया था मोहनजोदड़ो की स्थिति ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित था। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ये जिस नदी के किनारे स्थित था उस नदी का नाम था सिंधु नदी। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। और इसके उपनाम दोस्तों हमने आपको बताए थे सिंध का बाग, सिंध का नकलिस्तान और स्तूपों का शहर जिसे कहा जाता है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। यहां से हमने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये बताया था कि विशेष रूप से आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि कब्रिस्तान संस्कृति के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे। देखो, अब हम इसको आगे शुरू करते हैं। हम आपको एक सवाल बताते हैं जो सवाल अक्सर पूछा जाता है। सवाल हमारा यह है, मैं सवाल लिख रहा हूं कि कब्रिस्तान संस्कृति के अवशेष, समाधान संस्कृति के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए? किस स्थल से प्राप्त हुए, यह सवाल है मेरा। कब्रिस्तान संस्कृति के अवशेष या कब्रिस्तान संस्कृति के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ए है हड़प्पा, बी में मैं आपको दे रहा हूं मोहनजोदड़ो, सी में मैं आपको दे रहा हूं सुरकोटदा और डी में मैं आपको दे रहा हूं राखीगढ़ी। ये आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है और सवाल है कि कब्रिस्तान संस्कृति के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए। देखो, हम क्या करते हैं जल्दबाजी, हमने रटा हुआ है हमारे कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। हम बिना सोचे समझे ध्यान कहां गया, मोहनजोदड़ो पर हमारा तुरंत हमारा जो टिक लगेगा वो मोहनजोदड़ो पर लगेगा और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भावनाओं में नहीं आना है आपको, तो चीजें जो जहां से प्राप्त हुआ है वो उसी तरह है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, लेकिन अब तक जितना भी उत्खनन यहां किया है इतिहासकारों ने, विद्वानों ने, वहां से ऐसा कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई जिससे ये पता लगा सके हम कि कब्रिस्तान संस्कृति मोहनजोदड़ो में अस्तित्व में थी। तो ध्यान रखना कि कब्रिस्तान संस्कृति के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं होंगे। कब्रिस्तान संस्कृति के जो अवशेष प्राप्त होंगे वो कहां से प्राप्त होंगे, वो प्राप्त होंगे कहां से, हड़प्पा से। हड़प्पा से मैंने आपको बताया था कि R37 और H प्रकार के समाधान हमें प्राप्त हुए थे। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो से हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे और कौन कौन सी सामग्री हमें यहां से प्राप्त हुई थी। अब हम बात करते हैं प्राप्त अवशेष या सामग्री। प्राप्त अवशेष या सामग्री, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अन्नागार मिले थे हमको हड़प्पा से, 12 अन्नागार प्राप्त हुए थे। इन अन्नागारों के बीच में, ये 2 पंक्तियों में 6-6 अन्नागार थे और इन अन्नागारों के बीच में हमें गेहूं और जौ के अवशेष प्राप्त हुए थे। अन्नागार दोस्तों हमको कहां से मिलेगा, मोहनजोदड़ो से भी मिला है। तो पहला यहां से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अन्नागार, अन्नागार के साक्ष्य, अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ध्यान रखना यही जो है ना वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत,
मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत आपसे पूछी जाए तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? मोहनजोदड़ो के अन्नागार हैं। लेकिन यदि यह पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो सबसे बड़ी इमारत मैंने आपको बताया था लोथल का गोदीबाड़ा, दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था हड़प्पा के अन्नागार, तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो के अन्नागार और चौथे नंबर पर मोहनजोदड़ो के स्नानागार। तो अन्नागार हमको हड़प्पा से भी प्राप्त हुए हैं और अन्नागार मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन यदि संरचना आपसे पूछा जाए कि इनमें से बड़ा कौन सा अन्नागार था, तो संरचना की दृष्टि से सबसे बड़ी जो इमारत थी वो कौन थी? वो हड़प्पा के अन्नागार थे। अन्नागार मिले दो जगह से हैं, दोनों जगहों से मिले, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये पूछे कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी हड़प्पा के अन्नागार। अगर आपसे यह पूछा जाए कि हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत भी कौन सी है? हड़प्पा के अन्नागार। लेकिन यह पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत है वह है लोथल का गोदीबाड़ा। विशेष रूप से आपको ध्यान देना है इस बात का। तो पहला, यहां से हमको अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और ये अन्नागार जो है ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। दूसरा में बात करें दोस्तों, यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ है? स्नानागार के साक्ष्य। क्या प्राप्त हुआ है? स्नानागार के साक्ष्य। स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये दोस्तों जो स्नानागार था ये मोहनजोदड़ो का महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। तो यहां से स्नानागार प्राप्त हुआ है, ये महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था, मतलब सर्व समाज के लोग, सभी लोग यहां क्या करते थे? इसका उपयोग करते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था यहां का स्नानागार। यदि इस स्नानागार की दोस्तों हम बात करें तो ये स्नानागार जो था ये 39 फीट लंबा था, 39 फीट लंबा था ये, और ये 23 फीट चौड़ा था, 23 फीट चौड़ा था। और अगर इसकी गहराई की बात करें तो ये 8 फीट गहरा था। तो यदि आपको इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई के बारे में सवाल पूछा जाए तो हड़प्पा का मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था ये 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। ये मोहनजोदड़ो का एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था, महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था ये मोहनजोदड़ो का। इसका जो ये क्यों बनाया गया था, इसका जो निर्माण किया गया था, इसका निर्माण दोस्तों किया गया था धार्मिक उद्देश्यों के लिए। किसके लिए किया गया था? धार्मिक उद्देश्यों के लिए निर्मित किया गया था। इसको धार्मिक उद्देश्यों के लिए निर्मित किया गया था मोहनजोदड़ो का स्नानागार। इस स्नानागार के बारे में अगली महत्वपूर्ण चीज है, जो रीट की भर्ती हुई थी, इससे पहले जो रीट की भर्ती हुई थी दोस्तों 18 वाली, उसमें यह सवाल पूछा गया था कि सर जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसे कहा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जरा गौर फरमाइएगा। सवाल मेरा यह है, सर जॉन मार्शल को आपने बहुत पढ़ लिया, अब आप समझ गए होंगे कि सर जॉन मार्शल कौन थे। सर जॉन मार्शल ने एक इमारत को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था और वो इमारत थी मोहनजोदड़ो का स्नानागार। महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल पूछ भी लिया गया है। आपको याद ये रखना है कि सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो के स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक
निर्माण बताया। ये बात आपको याद रखनी है कि तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण क्या है? मोहनजोदड़ो का स्नानागार, जिसको धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। ये 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। तो यहां तक कोई दिक्कत? अन्नागार प्राप्त हुआ है यहां से, और ये जो अन्नागार है ये महत्वपूर्ण और यहां की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो के अन्नागार। दूसरा यहां से स्नानागार प्राप्त हुआ है। अगर इसकी बात की जाए तो ये धार्मिक उद्देश्यों के लिए निर्मित हुआ था और ये महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था मोहनजोदड़ो का, और इसको ही सर जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, और हमें क्या क्या प्राप्त हुआ यहां से। अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहां से हमको कब्रिस्तान संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ये कब्रिस्तान संस्कृति के साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुए थे, तो ध्यान रखना, कब्रिस्तान संस्कृति के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। कब्रिस्तान संस्कृति के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। यहां से कब्रिस्तान संस्कृति के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर हम आगे बात करें तो मैंने आपको बताया था अगर मोहरों की बात आए और ये पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई, तो मैंने आपको बताया था अगर वो सर्वाधिक मोहरों की बात करता है तो सर्वाधिक मोहरें जिस स्थल से प्राप्त हुई थी उसका नाम था मोहनजोदड़ो, और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरों की बात करता है तो सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें जिस स्थल से प्राप्त हुई थी उसका नाम है हड़प्पा। तो सर्वाधिक मोहरें तो प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से, और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हमें कहां से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से। इसके बाद हम अगले अवशेष की बात करते हैं। यहां से दोस्तों हमें योगी, और इसी योगी को कहा गया था पुजारी, योगी या पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। योगी या पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है हमें यहां से सूती कपड़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूती कपड़ों के साक्ष्य, सूती कपड़ों के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। हमें यहां से इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, इसे कहा गया है डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल कांसे की बनी, किसकी बनी थी? कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य भी हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। कब्रिस्तान संस्कृति के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक मोहरें मिली हैं, योगी या पुजारी की मूर्ति मिली है, सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, और कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य भी हमें कहां से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो से। अगर आगे बात करें तो हमें यहां पाशुपत शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। पाशुपत शिव की प्रतिमा भी हमें यहां से प्राप्त हुई है। इसको आद्य शिव भी कहा जाता है, प्रोटो शिवा, आद्य शिव या पाशुपत शिव की प्रतिमा भी कहां से प्राप्त हुई है? और दोस्तों पाशुपत शिव की अगर प्रतिमा प्राप्त हुई है तो यहां से हमको इन लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। हम अलग से आपको पढ़ाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन, तो यहां से हमें पता लगता है धार्मिक जीवन के बारे में। पाशुपत शिव की जो प्रतिमा प्राप्त हुई थी, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों यह है, मोहनजोदड़ो से हमें एक मोहर प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई थी? मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से हमें एक क्या प्राप्त हुई थी? मुहर प्राप्त हुई थी। और ये जो मोहर है ना, ये 3 मुख वाले पुरुष की है। किसकी है? 3 मुख वाला पुरुष,
यहां से हमें 3 मुख वाले पुरुष की क्या प्राप्त हुई थी? मोहर प्राप्त हुई थी। 3 मुख वाले पुरुष की मोहर। और ये जो पुरुष है इसकी पहचान किसके रूप में की गई थी? इसकी पहचान की गई थी पाशुपत शिव के रूप में। किसके रूप में? पाशुपत शिव के रूप में। तो आपसे पूछेगा कि 3 मुख वाले पुरुष की मोहर जिसे पाशुपत शिव या आद्य शिव भी कहा जाता है, कहां से प्राप्त हुई थी? तो आपका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। यहां से एक महत्वपूर्ण सवाल जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और जाने कितनी प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक पूछ लिया गया है, वो ये है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो से जो 3 मुख वाले पुरुष की मोहर प्राप्त हुई थी, जिसकी पहचान पाशुपत शिव के रूप में की गई थी, इस मोहर पर कुल 5 प्रकार के 6 पशु अंकित हैं। कितने? 5 प्रकार के 6 पशु। अब यहां से सवाल पूछता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहूर में निम्न में से कौन सा पशु अंकित नहीं है? ये मैं आपको बताता हूं, सवाल के रूप में बताऊंगा इसको। पहले हमको ये याद रखना है कि कौन कौन से पशुओं की आकृति है। तो 5 प्रकार के कुल कितने पशु हैं? 6। अगर बात करें वो दाईं ओर, तो ध्यान रखना इस मुहूर के दाईं ओर 2 पशु अंकित हैं। इनका नाम है हाथी और चीता। हाथी और चीता तो दाईं ओर अंकित है। अगर वो बात करता है बाईं ओर की, तो बाईं ओर भी 2 पशु हैं, गेंडा और भैंसा। दाईं ओर तो है हाथी और चीता, बाईं ओर है गेंडा और भैंसा। जबकि इसके सामने क्या अंकित है? 2 हिरण। तो कुल कितने हो गए? 6। मतलब 5 प्रकार के कितने पशु हैं? 5 प्रकार के 6 पशु। तो 5 प्रकार के 6 पशुओं की आकृति उत्कीर्ण है जो पाशुपत शिव की 3 मुख वाली जो मोहर प्राप्त हुई है। अब यहां से जो सवाल पूछेगा, सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो से, मैं सवाल लिख रहा हूं, सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पाशुपत शिव की मोहर पर, पाशुपत शिव की मोहर पर निम्न में से किस पशु की आकृति उत्कीर्ण नहीं है? किस पशु की आकृति उत्कीर्ण नहीं है? सवाल क्या है मेरा? ध्यान से पढ़िए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पाशुपत शिव की मोहर पर निम्न में से किस पशु की आकृति उत्कीर्ण नहीं है? ऑप्शन ये रहे आपके स्क्रीन पर। ए में मैं आपसे कह रहा हूं गेंडा, हाथी, सी में है चीता और डी में है घोड़ा। और आपको बताना है कि जो पाशुपत शिव की प्रतिभा प्राप्त हुई, जो मोहर प्राप्त हुई है, उस पर इनमें से किस पशु की आकृति उत्कीर्ण नहीं है? तो मैंने आपको बताया है कि जो पाशुपत शिव की जो मोहर प्राप्त हुई है 3 मुख वाली, इसके दाईं ओर, ये पशुओं के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। दाईं ओर तो कौन कौन है? हाथी और चीता अंकित हैं, हाथी और चीता। बाईं ओर कौन कौन है? गेंडा और भैंसा। और इसके सामने क्या है? 2 हिरण। क्या है? 2 हिरण। तो ये अगर आपके याद है 5 प्रकार के 6 पशु, तो इनमें से आप देख लीजिए कि कौन सा नहीं है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, कौन सा नहीं है? घोड़ा नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? घोड़ा। जो 3 मुख वाले पुरुष की जो मोहर प्राप्त हुई है उस पर घोड़ा अंकित नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं।
ये दोस्तों आपको याद रखने हैं। कुछ सवाल इतने इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, बार बार वो पूछे जाते हैं और उन सवालों में कंफ्यूज होने की संभावना ज्यादा होती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे कई बार वो सवाल गलत हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आगे हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो से एक 16 कमरों का भवन मिला है। क्या मिला है? 16 कमरों का भवन। 16 कमरों का भवन। और इस भवन को किसकी संज्ञा दी गई थी कि यार अगर किसी मकान में 16 कमरे हैं तो ये अनुमान लगाया गया था कि इसमें कोई परिवार तो नहीं रहता होगा। 16 कमरों में परिवार क्या करेगा? अगर संयुक्त परिवार भी हो तो 16 कमरे बहुत होते हैं। तो विद्वानों ने यह अनुमान लगाया था कि जो 16 कमरों का भवन प्राप्त हुआ है, इस भवन को किसकी संज्ञा दी गई थी? इस भवन को कहा गया था, ये क्या था? महाविद्यालय भवन। तो आपसे पूछेगा कि महाविद्यालय भवन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? तो महाविद्यालय भवन के साक्ष्य में प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से। आगे हम बात करते हैं, यहां से दोस्तों हमें कुंभकार और इसी कुंभकार को कहा जाता है कुम्हार। यहां से हमें कुंभकार या कुम्हार की 6 भट्टियां प्राप्त हुई हैं। कितनी भट्टियां? कुंभकार या कुम्हार की 6 भट्टियां प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से, जिससे यह अनुमान लगाया गया था कि ये मृद भांड जो होते थे, उन मृद भांडों को या उन बर्तनों को पकाना जानते थे। तो यहां से हमें कुंभकार की 6 भट्टियां प्राप्त हुई हैं। यहां से दोस्तों हमें तांबे के ढेर प्राप्त हुए हैं। किसके ढेर प्राप्त हुए हैं? तांबे के ढेर। आपसे पूछता है कि तांबे के ढेर कहां से प्राप्त हुए हैं? तो तांबे के ढेर प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। यानी यहां से हमें तांबा गलाने की भट्टियां मिली है। जब जो तांबा मिला था वो तांबा गला हुआ था, जिससे ये अनुमान लगाया गया था कि ये लोग तांबे को क्या करते थे? गलाते थे। तो तांबा गलाने की भट्टियां, तांबा गलाने की भट्टियां या गले हुए तांबे के ढेर कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। तांबा गलाने की भट्टियां, तांबा गलाने की भट्टियां भी हमें प्राप्त हुई है दोस्तों। कहां से? ये भी प्राप्त हुई है हमको मोहनजोदड़ो से। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई। किसकी हड्डियां? आपसे पूछेगा कि ऊंट की हड्डियां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। देखिए यहां से एक बहुत अच्छा सवाल बनेगा, अगर आपसे यह पूछे कि ऊंट की हड्डियां कहां से प्राप्त हुई हैं। देखो, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि ऊंट की हड्डियां कहां से प्राप्त हुई हैं, मैं आपसे सवाल लिख रहा हूं कि सवाल यह है मेरा कि निम्न में से किस स्थल से, निम्न में से किस स्थल से, निम्न में से किस स्थल से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई? ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई। सवाल ध्यान से पढ़िए, निम्न में से किस स्थल से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई? ऑप्शन में आपको दे रहा हूं ए में है कालीबंगा, कालीबंगा। ऑप्शन बी में है मोहनजोदड़ो, बी में मैं आपको दे रहा हूं मोहनजोदड़ो। सी में है ए एवं बी दोनों, और डी में मैं आपको दे रहा हूं दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, कोई नहीं। डी मेरा है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर होगा आपका? देखो सीधी सी बात है, यदि आपने मोहनजोदड़ो पढ़ा है तो मोहनजोदड़ो में आपने पढ़ा होगा कि यहां से हमें क्या मिली है? यहां से हमें मिली है ऊंट की हड्डियां। आपने सवाल देखा, आपने देखा, आपने सही कर दिया किसको? मोहनजोदड़ो पर आपने निशान लगा दिया। फिर आप सोचते हैं कि यार सी में कुछ दे रखा है, सी में दे रखा है ए एवं बी दोनों। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि कालीबंगा से भी ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हो, तभी उसने ये ऑप्शन बनाया हो।
या ये हो सकता है कि उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपका सवाल गलत करवाने के लिए ऑप्शन बनाया हो, कोई भी चांस हो सकता है। विशेष रूप से ध्यान रखना, आप कोई सा भी स्थल पढ़ रहे हैं, कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर दो चीज समान है तो वो दोनों आपको एक साथ याद रखनी है, नहीं वो समझ में नहीं आएंगी और वो सवाल गलत करवा देगा आपका। जो चीजें समानार्थी हैं, और समानार्थी चीजें जब भी होती हैं गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कई चीजें मैंने आपको बताई थी, मोहरे कहां से प्राप्त हुई, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे कहां से प्राप्त हुई। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि यदि किसी स्थल से दो समान चीजें प्राप्त हुई हैं तो उनको आपको एक साथ याद रखना है, जिससे गलत होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस स्थल से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई, तो कालीबंगा भी है, मोहनजोदड़ो भी कह रहा है दोनों है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, ए एवं बी दोनों। ध्यान रखना, जब मैं कालीबंगा पढ़ाऊंगा आपको तब भी मैं इसको आपको रिमाइंड करवाऊंगा, इस चीज को रिकॉल करवाऊंगा कि कालीबंगा से भी ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं और मोहनजोदड़ो से भी ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। अगर आपसे यही पूछ ले वो कि घोड़े की हड्डियां कहां से प्राप्त हुई हैं, जब घोड़े की हड्डियों की बात आई गई तो हम इसको भी आपको बता देते हैं कि घोड़े की हड्डियां कहां से प्राप्त हुई, घोड़े की अस्थि या हड्डियां। और घोड़े की अस्थियों की यदि बात आए तो आप हमेशा ध्यान रखना, ये प्राप्त हुई थी सुरकोटदा से। कहां से प्राप्त हुई थी? सुरकोटदा। और सुरकोटदा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है और ये स्थल हमें प्राप्त होता है कहां से? गुजरात से। तो आपको अगर पूछता है कि ऊंट की हड्डियां कहां से प्राप्त हुई थी तो आपको याद रखनी है कि कालीबंगा से और मोहनजोदड़ो से। घोड़े की अस्थियां पूछता है तो घोड़े की अस्थियां हमको कहां से प्राप्त हुई थी? सुरकोटदा, गुजरात से हमको घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इन चीजों के बारे में गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको इनका ध्यान रखना है। आगे चलो हम आगे बात करते हैं। आगे यदि बात करें मोहनजोदड़ो से और हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से हमें प्रत्येक घर में कुओं के साक्ष्य मिले हैं। प्रत्येक घर में कुओं के साक्ष्य, वेल होता है कुआं, प्रत्येक घर में कुओं के साक्ष्य। जैसे मैंने आपको बताया था हड़प्पा के प्रत्येक घर में हमको शौचालय के साक्ष्य मिले हैं, ठीक उसी प्रकार मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं? यहाँ के प्रत्येक घर में हमें कुओं के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद अगला जो साक्ष्य है हमें यहां से प्राप्त होता है हाथी का कपाल खंड। हाथी का कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड भी कहां से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है हाथी का कपाल खंड। यह भी आपको याद रखना है। सूती कपड़ा भी हमें यहां से प्राप्त हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको याद रखनी है। हमने दो स्थल पढ़े, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसमें आपको याद रखना है, एक सवाल पूछा जाता है और वो सवाल ये है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है, ट्विंस कैपिटल। तो आपसे पूछेगा कि किस इतिहासकार ने या किस विद्वान ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था? बहुत ही हिट सवाल है ये, कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो आपको नोट में एक चीज याद रखनी है कि स्टुअर्ट पिगट ने, क्या नाम था? स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां कहा। जुड़वा राजधानियां, ट्विन कैपिटल्स कहा। ये आपको याद रखना है। पहला इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको याद रखना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां किसने कहा था? जुड़वा राजधानी कहा था स्टुअर्ट पिगट ने। उसके बाद देखो दोस्तों एक स्थल और प्राप्त होता है, उसका नाम है कालीबंगा।
राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक स्थल प्राप्त होता है जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, इसको विस्तार से जब ये आएगा स्थलों में हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी है, थर्ड कैपिटल ऑफ इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता की जो तीसरी राजधानी है वो है कालीबंगा। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी जिस इतिहासकार ने कहा था, उस इतिहासकार का नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। ये विशेष रूप से आपको याद रखने हैं दोनों सवाल। पहला है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था, स्टुअर्ट पिगट ने। और दूसरा है कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था, तो ये आपको याद रखना है, किसने कहा था, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। दोस्तों ये है सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। एक बार फिर से देखते हैं हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। अगर हम इस स्थल की बात करें तो इसमें हमने दोस्तों पढ़ा, सबसे पहले इसकी हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की। उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे। तो यहाँ से अन्नागार मिला है जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा स्नानागार मिला है जिसका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया था। सर जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। उसके बाद कब्रिस्तान संस्कृति के अवशेष यहाँ से प्राप्त नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई थी यहाँ से योगी या पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले थे। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। पाशुपत शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई थी यहाँ से। और इसमें हमेशा ध्यान रखना है, इसके दाईं ओर हाथी और चीता, बाईं ओर गेंडा और भैंसा और इसके सामने 2 हिरण अंकित थे। कुल मिलाकर 5 प्रकार के 6 पशु हमें यहां से प्राप्त हुए थे। ये सवाल मैंने आपको बताया था, इसके बारे में आपको याद रखना है। यहां से हमको 16 कमरों का एक भवन प्राप्त हुआ था जिसको हमने महाविद्यालय भवन की संज्ञा दी थी। कुम्हार के या कुंभकार की 6 भट्टियां प्राप्त हुई थी। गले हुए तांबे के ढेर या तांबा गलाने की भट्टियां यहां से प्राप्त हुई थी। ऊंट की हड्डियां यहां से प्राप्त हुई थी। यहाँ के अलावा कालीबंगा से भी ऊंट की हड्डियां प्राप्त होती हैं। और अगर घोड़े की हड्डियों की बात करता है तो घोड़े की हड्डियां सुरकोटदा से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में कुओं के साक्ष्य मिले हैं। हाथी का कपाल खंड मिला है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां कहा है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। इसके बाद दोस्तों अगले महत्वपूर्ण स्थल की ओर चलते हैं जिसका नाम है चनूदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का अगला महत्वपूर्ण स्थल है चनूदड़ो। अगर चनूदड़ो की स्थिति की बात करूं मैं तो चनूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यह मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर स्थित है। मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर स्थित है। ये 80 मील दूर स्थित, मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर स्थित है। पहली बात। दूसरी बात हम बात करते हैं इसकी खोज की। इसकी खोज 1931 ईस्वी में नानी गोपाल मजूमदार, इन्हें ही कहा जाता है NG मजूमदार।
नानी गोपाल मजूमदार या एनजी मजूमदार ने 1931 ईस्वी में इस स्थल की खोज की थी। उसके बाद हम बात करते हैं उत्खनन की। उत्खनन की यदि बात करें हम तो इसका उत्खनन 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने 1935 ईस्वी में इसका उत्खनन किया था। नदी की यदि हम बात करें तो चनुदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। महत्वपूर्ण बात यहां यह है, चनुदड़ो और मोहनजोदड़ो दोनों सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। यह गलती मत कर देना कि हड़प्पा भी सिंधु नदी के किनारे ही स्थित होगा, नहीं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था, जबकि मोहनजोदड़ो और चनुदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित थे और ये तीनों ही स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। उसके बाद यदि मैं चनुदड़ो के उपनाम की बात करूं तो चनुदड़ो को औद्योगिक नगर कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सिटी, औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर कहा जाता है। किसको? चनुदड़ो को औद्योगिक नगर। विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है, तो औद्योगिक नगर कहा जाता है चनुदड़ो को। चनुदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में नानी गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके द्वारा किया गया था। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था और इसका उपनाम है औद्योगिक नगर। आगे बात करते हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें किस किस के अवशेष या कौन कौन सी सामग्री यहां से प्राप्त हुई थी। तो प्राप्त अवशेष या सामग्री, प्राप्त अवशेष या सामग्री। देखिए चनुदड़ो से यदि हम बात करें तो चनुदड़ो से पहली बात तो यह है कि इसका उपनाम क्या है, औद्योगिक नगर। तो सीधी सी बात है, यहां से उद्योगों के साक्ष्य प्राप्त होंगे। तो पहली बात, यहां से हमें अस्थि सीप एवं मनके बनाने के कारखाने, अस्थि सीप एवं मनके बनाने के कारखाने कहां से प्राप्त हुए हैं? चनुदड़ो से। चनुदड़ो क्या था? औद्योगिक नगर। तो अस्थि सीप एवं मनके बनाने के कारखाने मिले हैं चनुदड़ो से, पहली बात। दूसरी बात, यहां से हमें सौंदर्य सामग्री, जिन सामग्रियों का उपयोग आप सौंदर्य प्रसाधन में करते हैं, अपने आप को सुंदर बनाने में करते हैं, उनके साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? चनुदड़ो से। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, और सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री भी कहां से प्राप्त हुई थी? चनुदड़ो से। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री। और अगर इसमें भी बात करता है तो यहां से हमको लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक लाल वस्तु प्राप्त हुई थी जिससे अनुमान लगाया गया था कि यह लिपस्टिक थी और इस लिपस्टिक का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन में किया गया था। लिपस्टिक के साक्ष्य, किसके साक्ष्य मिले हैं? लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद यहां से हमको इत्र रखने का बर्तन, इत्र परफ्यूम, परफ्यूम को जहां रखा जाता है उसका बर्तन मिला है, इत्र रखने का बर्तन। ये भी कहां से प्राप्त हुआ था? ये भी हमें प्राप्त हुआ था चनुदड़ो से। उसके बाद यदि हम बात करें, चनुदड़ो से हमको स्याही की दवात, स्याही की दवात, पहले स्याही की दवात हुआ करती थी लिखने के लिए, पेन हुआ करता था जो लकड़ी का बनता था
और उस पर हम स्याही लगाते थे, फिर चीजें लिखा करते थे। तो स्याही की दवात के साक्ष्य भी हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? स्याही की दवात के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चनुदड़ों से। उसके बाद यहां से जो ईंटें प्राप्त हुई हैं, यहां से जो ईंटें प्राप्त हुई हैं, अगर उनकी मैं बात करूं तो ध्यान रखना, चनुदड़ों से वक्राकार ईंट प्राप्त हुई है। वक्राकार का मतलब है कि इन ईंटों का कोई फिक्स अनुपात नहीं था, टेढ़ी मेढ़ी ईंटें थी, इनकी लंबाई चौड़ाई फिक्स नहीं थी। तो वक्राकार ईंटों के साक्ष्य आपसे पूछेगा कि वक्राकार ईंटों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे चनुदड़ों से। उसके बाद एक सभ्यता थी, उस सभ्यता का नाम था, एक संस्कृति थी, उस सभ्यता और संस्कृति का नाम था जुक्कर झांगर संस्कृति। ये सवाल कई बार आया है, इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है। दो संस्कृति थी, जुक्कर और इसके बाद आई थी झांगर। तो जुक्कर झांगर संस्कृति के अवशेष जिस स्थल से प्राप्त हुए थे, उस स्थल का नाम क्या था? उस स्थल का नाम था चनुदड़ो। तो आपको विशेष रूप से ये याद रखना है कि जुक्कर झांगर संस्कृति के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? जुक्कर झांगर संस्कृति के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं कहां से? चनुदड़ो से। तो एक बार हम बात करते हैं कि यहां से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहला, अस्थि, सीप एवं मनके बनाने के कारखाने। अस्थि, सीप और मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। दूसरा, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री मिली है, यहां से लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इत्र रखने का बर्तन प्राप्त हुआ है। स्याही की दवात यहां से प्राप्त हुई है। यहां से जो ईंटें प्राप्त हुई हैं, वो ईंटें कैसी हैं? वक्राकार, यानी इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं मिला है। यहां से हमको जुक्कर झांगर संस्कृति, एक संस्कृति आई थी जुक्कर झांगर, और इस संस्कृति के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? चनुदड़ों से। आगे यदि चनुदड़ों के बारे में बात करें तो एक महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद रखनी होगी, वो ये याद रखना है कि आप जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्तर पढ़ेंगे, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज आपको यह मिलेगी जो सब में कॉमन है। वो चीज यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं, यहां से हमें दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए थे, लेकिन जो इसका अपवाद है ना, वो है चनुदड़ो। आपसे पूछेगा कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से दुर्ग के साक्ष्य या दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है? ध्यान रखना कि चनुदड़ो से, चनुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है, ऐसे याद रखना। चनुदड़ो, चनुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है। चनुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है, एकमात्र स्थल है जहां से किसी भी दुर्ग के, जहां से किसी भी दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, जहां से किसी भी दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको याद रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है चनुदड़ो, जहां से हमको किसी भी दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, ये था सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल चनुदड़ो। आगे हम एक अन्य सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल की बात करते हैं, जिसका नाम है लोथल। आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल लोथल की। लोथल जो स्थित है, ये लोथल जो स्थल है, ये स्थित है गुजरात में। लोथल, चलिए बात करते हैं। अगला स्थल है लोथल। लोथल, लोथल स्थित है, पहली बात, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है लोथल। लोथल स्थित है गुजरात में। यदि इसकी खोज की बात आए कि लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी,
देखिए दोस्तों, लोथल की खोज आपको 1953 मिलेगा कई किताबों में, कई किताबों में 1955 मिलेगा, कई में 1957 मिलेगा। कुल मिलाकर इसकी खोज जो थी ना वो 1953 से और 1957 ईस्वी के मध्य की गई थी, और इसकी खोज की थी एस.आर. राव ने। किसने की थी? एस.आर. राव, या इन्हें ही हम कहते हैं रंगनाथ राव। एस.आर. राव या रंगनाथ राव ने 1953 से 1957 ईस्वी के मध्य एक स्थल की खोज की थी जिसका नाम है लोथल। यह स्थल स्थित है गुजरात में। नदी यदि पूछे कि यह स्थल किस नदी के किनारे स्थित था, तो यह स्थल दोस्तों भोगवा नदी के किनारे स्थित था। भोगवा, अगर भोगवा नहीं आता है तो आएगा ऑप्शन में साबरमती। साबरमती। कुल मिलाकर यह स्थल भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर स्थित था। मेरे कहने का मतलब यह है, दोनों आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है, दोनों में से एक आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत नहीं है, सॉरी। आपको याद रखना है कि यह स्थल भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर स्थित था। कौन सा स्थल? लोथल। इसकी खोज 1953 से 57 के मध्य एस.आर. राव, रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। आगे हम बात करते हैं कि लोथल का उपनाम क्या है। यदि लोथल के उपनाम की बात की जाए तो लोथल का उपनाम है लघु हड़प्पा, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है? तो लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है किसको? लोथल को। यह थी लोथल की सामान्य जानकारी। अब हम बात करते हैं कि लोथल से कौन कौन से अवशेष और कौन कौन सी सामग्री यहां से प्राप्त हुई थी। प्राप्त अवशेष या सामग्री, देखिए महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। सबसे पहला कि लोथल जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? बंदरगाह नगर। क्या था ये? पहला इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था ये। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आ चुका है कि निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था लोथल। यहां से हमको किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? डॉकयार्ड के साक्ष्य। और दोस्तों इसी डॉकयार्ड या इसी गोदीबाड़ा या इसी बंदरगाह के द्वारा हम क्या करते थे? पश्चिमी एशिया से व्यापार, पश्चिमी एशिया से व्यापार, पश्चिमी एशिया से व्यापार करते थे। जो लोथल का बंदरगाह प्राप्त हुआ है वहां से हम, ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर है, यहां से डॉकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहां से हम पश्चिम एशिया से व्यापार करते थे। और मैं आपको दोबारा रिकॉल करा रहा हूं कि जो डॉकयार्ड है, ये बंदरगाह है या गोदीबाड़ा है, ये क्या है? ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या संरचना, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या संरचना कौन सी है? लोथल का गोदीबाड़ा या बंदरगाह। इसका उपयोग हम किसके लिए करते थे? पश्चिमी एशिया से व्यापार करने के लिए करते थे। उसके बाद अगला दोस्तों यहां से हमको महत्वपूर्ण है, यह भी आपको याद रखना है, चावल एवं बाजरे के साक्ष्य, चावल एवं बाजरे के साक्ष्य
इंपॉर्टेंट है, गेहूं और जौ के साक्ष्य कहां से मिले थे? हड़प्पा से मिले थे। अगर पूछता है चावल और बाजरे के साक्ष्य कहां से मिले थे, तो चावल और बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए थे दोस्तों कहां से? लोथल से। चूंकि हम लोथल में देख चुके हैं कि यहां से बंदरगाह प्राप्त हुआ है और ये लोग क्या करते थे? पश्चिमी एशिया से व्यापार करते थे। इसका पता इससे भी लगता है कि हमें यहां से फारस की मोहर प्राप्त हुई थी। कहां की मोहर? फारस की मोहर। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से फारस की मोहर प्राप्त हुई थी? तो फारस की मोहर प्राप्त हुई थी लोथल से। उसके बाद हम अगले यदि साक्ष्य की अवशेष की बात करें तो यहां से दोस्तों हमें घोड़े की लघु मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, घोड़े की लघु मृण मूर्ति भी कहां से प्राप्त हुई है हमको? घोड़े की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई है लोथल से। और इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और ध्यान ये रखना है कि घोड़े की अस्थियां, घोड़े की अस्थियां पहले बताया है मैंने, घोड़े की अस्थियां कहां से मिली हैं? घोड़े की अस्थियां मिली है कहां से? सुरकोटदा से। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। और घोड़े की लघु मृण मूर्ति, घोड़े की लघु मृण मूर्ति कहां से मिली हमको? घोड़े की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई है लोथल से। और अगर ये पूछा जाए, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आपको मैं यहाँ का पशुपालन पढ़ाऊंगा, लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में जानकारी रखते थे? नहीं। अगर यहां से घोड़े की अस्थि प्राप्त हुई तो इसका मतलब यह नहीं है कि इन लोगों को जानकारी थी। ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है जिससे यह पता लग सके कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में जानकारी रखते थे। तो आपको ध्यान रखना कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में जानकारी नहीं रखते थे। सिंधु सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में, घोड़े के बारे में जानकारी नहीं रखते थे। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछेगा कि निम्न में से किस पशु के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी? तो घोड़े के बारे में ये जानकारी नहीं रखते थे। हालांकि घोड़े की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई है यहां से, घोड़े की अस्थियां भी यहां से हमको प्राप्त हुई हैं, लेकिन जब बात यह आए कि इनके बारे में जानकारी रखते थे या नहीं रखते थे, तो उसका उत्तर यह होगा ये लोग घोड़े के बारे में जानकारी नहीं रखते थे। जबकि घोड़े की लघु मृण मूर्ति हमें यहां से प्राप्त हुई है। आगे बात करते कि और क्या मिला लोथल से। आगे देखो, आगे यदि हम बात करें, आगे देखते हैं, आगे यदि हम बात करेंगे और हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ था। और देखते हैं, हम बात करते हैं कि हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ है। देखिए, हमें लोथल से 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं। 3 युगल समाधियां, 3 युगल समाधियां कहां से प्राप्त हुई हैं? 3 युगल समाधियां हमको प्राप्त हुई है कहां से? लोथल से। 3 युगल समाधियों का मतलब यह है कि जो समाधान किया गया है, एक साथ 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है, इसे कहा गया है युगल समाधान। देखिए दोस्तों, युगल समाधान जब हमें मिला है, तब एक कब्र में हमको, या जब समाधान किया गया था तो हमको महिला और पुरुष के अवशेष प्राप्त हुए थे। जब ये महिला और पुरुष के अवशेष प्राप्त हुए थे, जब हमें ये युगल समाधान प्राप्त हुआ था, तो एस.आर. राव ने ये अनुमान लगाया था, एस.आर. राव, एस.आर. राव ने ये कहा था कि ये किसका प्रमाण है? ये सती प्रथा का प्रमाण है। इन युगल समाधियों को एस.आर. राव ने इसे क्या बताया? सती प्रथा का प्रतीक बताया। क्या बताया? सती प्रथा का प्रतीक। आप सती प्रथा जानते हो, जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पति के साथ उसकी पत्नी जो होती है वो क्या हो जाती है? सती हो जाती है। तो उससे यह अनुमान लगाया गया कि सती प्रथा नई प्रथा नहीं है। ये प्रथा के साक्ष्य, इस सती प्रथा के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में भी विद्यमान थे।
जो लोथल से 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई, उनसे यह अनुमान लगाया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या विद्यमान थी, सती प्रथा विद्यमान थी। ये युगल समाधियां दोस्तों ध्यान रखना कालीबंगा से भी प्राप्त हुई है। कालीबंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको दोनों में याद रखना है, कालीबंगा से भी क्या प्राप्त हुई है, युगल समाधियां प्राप्त हुई है। ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया था ऊंट की हड्डियां मोहनजोदड़ो से भी मिली हैं, और ऊंट की हड्डियां कहां से मिली हैं, ऊंट की हड्डियां कालीबंगा से मिली। ठीक उसी प्रकार युगल समाधियां और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं कहां से, लोथल से। इसका मतलब यह है कि ये लोग धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे, कर्मकांड किया करते थे ये लोग। तो अग्निकुंड के साक्ष्य, और अग्निकुंड के साक्ष्य भी ध्यान रखना कालीबंगा से भी, यह सवाल आया हुआ है, कालीबंगा से भी 7 अग्निकुंड या हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक लाइन में 7 अग्निकुंड या हवन कुंड है, और उनके साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखना युगल समाधान हमको लोथल से भी मिलता है और कालीबंगा से मिलता है। अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं और लोथल से भी मिलते हैं, यह आपको याद रखना है। क्योंकि लोथल था वो बंदरगाह नगर था, समुद्र था यहां। तो अगर आपसे पूछे कि लोथल की समुद्र की देवी कौन थी, लोथल की समुद्र की देवी, तो लोथल की समुद्र की देवी थी, इनका नाम था सिकोत्री माता। लोथल की समुद्र की देवी कौन थी, लोथल की समुद्र की देवी थी सिकोत्री माता। यह आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि लोथल की समुद्र की देवी कौन थी, तो लोथल की समुद्र की देवी थी सिकोत्री माता। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपके। 3 युगल समाधियां मिली हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, और लोथल की समुद्र की देवी का नाम था सिकोत्री माता। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि लोथल से और क्या प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों, लोथल से आपने सुना होगा पंचतंत्र की कहानियों के बारे में आपने सुना होगा। तो पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं पंचतंत्र की कहानियां, और इन पंचतंत्र की कहानियों में जानवरों के मध्य संवाद का वर्णन किया गया है। तो लोथल से हमें कुछ चित्र ऐसे मिले हैं, कुछ मृदभांड ऐसे मिले हैं, कुछ बर्तन ऐसे मिले हैं जिन पर चालाक लोमड़ी, प्यासा कौवा आदि चित्रित है, आदि अंकित है, जिससे यह अनुमान लगाया गया था कि ये इनका जो समीकरण है वो किससे बैठाया गया था, वो पंचतंत्र की कहानियों से बैठाया गया था कि ये पंचतंत्र की कहानियां उस समय भी क्या थी, विद्यमान थी। तो लोथल के मृदभांडों से, लोथल के मृदभांडों से, लोथल के मृदभांडों पर चालाक लोमड़ी, प्यासा कौवा, चालाक लोमड़ी, प्यासा कौवा, उत्कीर्ण है। क्या उत्कीर्ण है? चालाक लोमड़ी और प्यासा कौवा उत्कीर्ण है, जिन्हें पंचतंत्र पर आधारित बताया गया। जिन्हें पंचतंत्र पर आधारित बताया गया। ये किस पर आधारित थी? ये पंचतंत्र पर आधारित थी, जिन्हें पंचतंत्र पर आधारित बताया गया। और पंचतंत्र के बारे में आपको याद रखना है, पंचतंत्र की रचना जिसने की थी उनका नाम था विष्णु शर्मा। और इस पंचतंत्र में क्या है? जानवरों के मध्य संवाद का वर्णन किया गया है पंचतंत्र की कहानियों में। तो ये प्राप्त हुआ था लोथल से। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लोथल से हमको बांट एवं माप तोल के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं।
बांट एवं माप तोल के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोग बांट एवं माप के बारे में जानते थे। ये लोग 16 के गुणकों का भी प्रयोग करते थे। तो बांट एवं माप तोल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल से। बांट एवं माप के साक्ष्य दोस्तों प्राप्त हुए हैं लोथल से, और इससे यह अनुमान लगाया गया था कि ये लोग जो थे वो माप एवं बांट के बारे में जानते थे। ये 16 के गुणक का प्रयोग किया करते थे। दोस्तों ये थे लोथल से जो हमें महत्वपूर्ण जो सामग्री या अवशेष प्राप्त हुए थे उनके बारे में आपको बताया था। एक बार मैं आपको फिर रिकॉल करवा देता हूं कि जो लोथल है, लोथल से हमें किस किस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए दोस्तों, लोथल से हमें जो अवशेष या सामग्री प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था। यहां से हमें डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले थे जो पश्चिमी एशिया से व्यापार हम यहां से करते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। यहां से हमको चावल एवं बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यहां से हमको फारस की मोहर प्राप्त हुई थी, घोड़े की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई थी, जबकि घोड़े की अस्थियां हमें प्राप्त हुई थी सुरकोटदा से। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो घोड़े के बारे में जानकारी नहीं रखते थे। इसके बाद हम बताया था यहां से हमें कालीबंगा से और लोथल से 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं और अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। युगल समाधियां को एसआर राव ने बताया है कि ये सती प्रथा का प्रतीक है, सती प्रथा की तरफ इशारा करती है। इसका मतलब यह था कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा विद्यमान थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा विद्यमान थी और यहां से जो समुद्र की देवी है उसका नाम था सिकोत्री माता, यह आपको याद रखना है। उसके बाद लोथल के जो मृद भांड है इन पर चालाक लोमड़ी और प्यासा कौवा की कहानियां उत्कीर्ण है, जिनका जो समीकरण बैठाया गया है वो विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की कहानियों से बैठाया गया है। यहां से हमको बांट एवं माप तोल के उपकरण भी प्राप्त हुए थे। दोस्तों ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। अगली कक्षा में हम सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।